साइकोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में मनोविज्ञान। ठीक है, इसमें 4 यूनिट हैं आपके। ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, और दूसरा है साइकोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में मनोविज्ञान, जिसमें लर्निंग प्रोसेस है, ट्रायल एंड एरर, टाइप ऑफ लर्निंग है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इनसाइड थ्योरी है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग है। ठीक है, रिलेटेड टू लर्नर, टीचर, पेरेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कंसेप्ट एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है, और थर्ड है ग्रुप डायनेमिक्स एंड लीडरशिप। ठीक है, उसमें क्या होता है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स एंड लीडरशिप, क्लास एज ए ग्रुप, कक्षा को एज ए ग्रुप अगर स्टडी करें तो उसका क्या इम्पैक्ट है लर्निंग में या एजुकेशन में, सोशल इंटरेक्शन क्या है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप क्या होता है, व्यक्ति किसी ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजी से भी रिलेट करती हैं। ठीक है, इसलिए ग्रुप डायनेमिक्स लीडरशिप सोशल साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। लीडरशिप होता है स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। ठीक है, और यूनिट 4 इफेक्टिव टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, characteristics of effective teachers, teaching methods, classroom management, responsibilities of teachers towards learner with special needs। ठीक है, तो ये चारों यूनिट हैं। ऐसा पहला यूनिट की बात करते हैं, है ना। पहला यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ह्यूमन डाइवर्सिटी इन एजुकेशन, सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें पहला क्या हेडिंग है, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा का मनोविज्ञान यानी शैक्षिक मनोविज्ञान इसको कहते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशनल सेटिंग। और ऑमरोड का स्टडी है। ठीक है, इसमें क्या है कि तो है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, ऑमरोड हैं विद्वान, उनकी जो बुक आई है लेटेस्ट, उसका है, उनका है कॉन्सेप्ट कि साइकोलॉजी यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग है, मानवीय सीखने को लेकर, मनुष्य जो सीखता है उसको लेकर होने वाली ह्यूमन लर्निंग है। ठीक, और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, एजुकेशनल सेटिंग यानी कि शैक्षिक सेटिंग में मानवीय सीखना और उसके विकास को लेके किया जाने वाला अध्ययन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग डेवलपमेंट इन एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, वही शिक्षा, वही जहाँ पर भी सीखने की बात हो रही है, पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है या सीखने के विकास की बात हो रही है, वहाँ पर मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, तो उसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में मिल गया तो शिक्षा मनोविज्ञान बन गया, है ना। आपसे पहले भी डिस्कस किया था हमने। तो इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स लर्न, रिमेंबर एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन इन एजुकेशनल कंटेक्स्ट। ये क्या करता है कि यह अध्ययन करता है कि लोग कैसे सीखते हैं, कैसे याद रखते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन को शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, एजुकेशनल कंटेक्स्ट में किसी चीज़ को सीखना, रिमेंबर, अप्लाई करने के बाद में कैसे याद करता है और कैसे प्रैक्टिस करता है, जिससे कि आदमी का सीखना और उसका विकास हो सके। ये तो डेफिनेशन के तौर पर कहने की बात है। डेफिनेशन में कहो तो थोड़ा टेक्निकल लगता है, वो लगता है। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। Educational psychology draws upon theories and research from several fields, including psychology, sociology, anthropology and neuroscience. एजुकेशनल साइकोलॉजी किस किस चीज़ से जुड़ा है, साइकोलॉजी से, हाँ, सोशियोलॉजी और न्यूरोसाइंस से जुड़ा है। ठीक है, कैसे जुड़ा भाई, साइकोलॉजी से तो जुड़ा ही है क्योंकि नाम ही उसका एजुकेशनल साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी से कैसे जुड़ा है, समाज भी तो हमारा एक शिक्षक है, माता सबसे बड़ी गुरु है। सबसे बड़ी गुरु कौन है, माता है, माँ है ना। दूसरा गुरु परिवार है, पिता हैं, सब परिवार के भाई बंधु बांधव हैं, सब सीखते हैं उनसे हम।
थर्ड कौन है? सोसाइटी है, समाज है, उससे हम सीख रहे हैं। भाषा कहाँ से सीखते हैं? भाषा समाज से ही तो सीखते हैं, ठीक। तो यह भी एक सोशियोलॉजी भी एक बहुत बड़ा इसका सब्जेक्ट मैटर है, उससे जुड़ा हुआ है। न्यूरो साइंस क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन की है जो फंक्शनिंग है, जो भी हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स हैं, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग प्रोसेस होता है, वो भी उससे जुड़ा रहता है। इसलिए न्यूरो साइंस या न्यूरोलॉजी से उसका संबंध है, ठीक है। तो वन की एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शिक्षा का विकास कैसे होता है, हमारे संज्ञान का विकास कैसे होता है। संज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें होती है? देखना, सुनना, समझना, रिमेंबर करना, रिटेंशन करना, रिकॉल करना, ये सारी चीज़ें संज्ञान का हिस्सा है, ठीक है सिद्धार्थ। विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज, थिंक एंड रीजन, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट एरिया इज मोटिवेशन, विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंगेज इन सर्टेन बिहेवियर सच एज लर्निंग और स्टडिंग। Educational psychology also study how educational environments, including schools and classrooms, can influence learning and development, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? सीधी सीधी बात है ये तो, बस कहने की बात। भाई इंग्लिश में उसको कहें, डिफाइन करें, स्ट्रक्चर बनाएं, वो थोड़ा सा लगता है फॉर्मल लगता है, लेकिन जो बात क्या है, सामान्य में उसको बात कहें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शिक्षा का मनोविज्ञान कहेंगे उसको हिंदी में। ऐसी बातें शिक्षा में होने वाली जो कि मनोविज्ञान से संबंध रखती हैं, मनोविज्ञान उसमें प्रभाव रखता है, या मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा जो लर्निंग होता है उसमें क्या क्या बातें होती हैं जो जुड़ी रहती हैं, वो सब बातें शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं। मतलब सीखने में होने वाली मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। बहुत ही सामान्य बात। शिक्षा क्या है? लर्निंग, सीखना सिखाना ही शिक्षा है। भाई इस सीखने और सिखाने में मनोविज्ञान का क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। इसी को ही थोड़ा सा टेक्निकली कहा है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी बात को थोड़ा टेक्निकल कह दिया तो इसलिए ऐसा लग रहा है ना। तो रिसर्च एजुकेशनल साइकोलॉजी है कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इंटरवेंशन। कैसे? स्टडीज हैव शोन दैट प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स कैन एनहेंस लर्निंग एंड अचीवमेंट। जैसा कि मैंने उस दिन डिस्कस किया था आपसे, बच्चों को फीडबैक देने से क्या होता है, उनकी क्या सुधार होता है, उनका लर्निंग सुधार होती है। जैसे मैं बताऊंगा कि आपका ये परफॉर्मेंस है, मैं आपको असाइनमेंट दूं, आप करके जमा करोगे, तब मैं उसको पढ़ूं, आपको फीडबैक दूं कि भाई आपके इसमें ये अच्छाई है, ये कमी है, तो आप समझोगे ना। तो फीडबैक का इम्पैक्ट है ना लर्निंग में। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, जो कि यहाँ पर ये दो विद्वान हैं, इन्होंने इसको रिसर्च किया है, ठीक है। टिम्परले और हैटी, इनका ये अध्ययन है, ठीक है। इन्होंने ये बात अध्ययन की पाया है ना। So the research has demonstrated the importance of creating a positive learning environment that supports students' psychological need. तो यही एजुकेशनल साइकोलॉजी की सामान्य बात है, सार बात है। इसके डेफिनेशन की बात हो गई, इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स की बात, इसके कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई, फैक्ट्स की बात हो गई, ठीक है। अब बात करें कि भाई इसका नेचर और स्कोप क्या है और इसका रिलेवेंस क्या है। तो इसका जो नेचर है, इसकी प्रकृति है, साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन लर्निंग डेवलप एजुकेशनल सेटिंग है, तो इसकी परिभाषा हमने किया इसको। तो क्या है? इट कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स थ्रू वेरियस एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। इसकी प्रकृति क्या है? इसमें क्या है, इसमें हम अध्ययन किया जाता है कि लोग कैसे सीखते हैं, नॉलेज को कैसे डेवलप करते हैं, स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं, अपने नज़रिए को कैसे डेवलप करते हैं। हम किसी के प्रति धनात्मक नज़रिया रखते हैं, किसी के प्रति ऋणात्मक रखते हैं, तो भाई ये क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बात भी इसका है, नेचर इसकी प्रकृति से जुड़ा है, ठीक है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? थ्रू वेरियस एजुकेशनल एक्सपीरियंस, हमारे जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस हैं, शिक्षा से जुड़ी हुए जो एक्सपीरियंस है, हमने सीखा है, टीचर से सीखा है, हमने किसी अथॉरिटी से सीखा है, किसी हमारे गाइड करने वाले गाइड से सीखा है, अपने बड़े से सीखा है, किसी से, उनसे क्या चीज़ें फॉर्म होती हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी स्किल बढ़ती है, हमारे नज़रिए विकसित होते हैं। तो यही इसकी प्रकृति से जुड़ा हुआ, ठीक है। साइंटिफिक है, साइंटिफिक इन नेचर है, वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कोई आर्ट नहीं है, कोई एक थॉट नहीं है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज वेरियस थ्योरीज, रिसर्च मेथड्स यूज करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च होता है, प्रॉपर रिसर्च पर बेस्ड होता है, हवा में नहीं होता।
ठीक है, कोई मैं कह दूं भाई कि ये है, ठीक है, कोई कहानी नहीं है, कोई कपोल कल्पना नहीं होती इसमें, ठीक है। एंड टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव एंड लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा स्कोप की बात है, और इसका विस्तार कितना है, कहाँ कहाँ फैला है, ठीक है, इसका फैलाव भी तो होगा। The scope of educational psychology is vast, covering various areas such as cognitive, emotional and social development, motivation, teaching and learning strategies, assessment and evaluation and classroom management. इन सब चीज़ों में इसका स्कोप है, यहाँ यहाँ ये फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, सोशल डेवलपमेंट में है, मोटिवेशन में है, टीचिंग में है, लर्निंग स्ट्रेटजी में है, असेसमेंट में है, इवेल्युएशन में है। बच्चों का असेसमेंट भी करना होता है ना, जैसे आपके इंटरनल असेसमेंट लिए जाते हैं, सेशनल लिए जाते हैं, ऐसे एजुकेशनल साइकोलॉजी में बच्चों का अध्ययन भी करना पड़ता है। कौन बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये सब असेसमेंट से ही पता चलता है, निर्धारण करना पड़ता है। क्यों क्यों का सवाल ही तो बताएगा ना ये शास्त्र। अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर अच्छा नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा। दीज आर सम की क्वेश्चन। भाई सामान्य बातें हमने तो रखनी पड़ेंगी ना ध्यान में। अच्छा कर रहे हो तो भाई क्यों कर रहे हो, दूसरा बेचारा अच्छा क्यों नहीं कर रहा बालक, उसको भी आगे बढ़ाना है ना। भाई किसी शिक्षा को पढ़ने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए, खाली हवा खाली थोड़ी पढ़ने हो, इसको पढ़ने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए, खाली लिख के एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए थोड़ी है सब्जेक्ट। ये तो इसलिए है आपको कुछ फायदा हो, समाज को कुछ फायदा हो। हम इतना समय जो अपना लगा रहे हैं इसमें पढ़ने पढ़ाने में, इसमें कुछ समाज का फायदा भी तो होना चाहिए ना उस सब्जेक्ट को पढ़ के। खाली तो अखबार पढ़ने और किताब पढ़ने में क्या अंतर होगा तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी द कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व लर्निंग इंक्लूडिंग मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन एंड रीजनिंग। इसमें मेमोरी है, परसेप्शन है, रीजनिंग है, सब पढ़ते हैं। तर्क क्या होता है हमारा, और हमारी स्मृति कैसे विकसित होती है, सारी चीज़ें हमारे शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, सीखने सिखाने से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मनोविज्ञान के अंतर्गत हैं। स्कोप बड़ा ही इसका विस्तृत है साहब, सब जगह इसका स्कोप ही स्कोप है एजुकेशनल से। जहाँ भी शिक्षा की बात है, जहाँ सीखने की बात है, वहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। तो यही बातें हैं। और रिलेवेंस की बात करें, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या, जैसा कि मैं कह रहा था आपसे, भाई इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। प्रासंगिकता, आधुनिक समय में कुछ आवश्यकता भी तो हो, है तो सब अच्छा ही अच्छा है फिर, है? अच्छा तो बहुत चीज़ें हैं, अब ये थोड़ी कि हम उसको पढ़ने बैठ जाएं, उसके पीछे काम करने लगे, उसके क्या प्रासंगिकता है उसकी बात कर रहे हैं। द रिलेवेंट एजुकेशन साइकिल लाइज इन द कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसका क्या फायदा है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए। अच्छा टीचर होगा, बच्चे अच्छे प्रोडक्ट तैयार होंगे। टीचर ही बेकार होगा तो बच्चे भी बेकार पैदा होंगे, है ना। फैक्ट्री अगर बेकार होगी तो प्रोडक्शन में बना हुआ माल भी तो बेकार होगा, कहाँ से बढ़िया हो जाएगा। फैक्ट्री के जब पार्ट पुर्जे तगड़े होंगे तभी तो बच्चा भी अच्छा होगा ना, प्रोडक्ट होगा तगड़ा होगा। कहते हैं ना यूनिवर्सिटी को प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए बच्चों मैं उस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह भी एक प्रकार का एक मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोडक्शन ही है। हम बच्चों का प्रोडक्शन ही तो कर रहे हैं, भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, है ना। बच्चे अच्छे होंगे तो टीचर ने भी मेहनत करना पड़ेगा, टीचर अच्छा होगा तो बच्चे सीखेंगे, है ना। तो टीचिंग कैसे सुधरे और लर्निंग प्रोसेस कैसे सुधरे, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की महत्ता है, इसकी आवश्यकता है, इसकी प्रासंगिकता है, ठीक है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप एंड हाउ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस कैन बी डिजाइन टू optimize learning outcomes. Educational psychology research has led to the development of effective teaching strategies, instructional materials, and assessment techniques that support student learning and success. तो यही बातें हैं, देखो इसको आपने पढ़ना है ना, इसको हमको पढ़ के बताना है। तो ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी रिसर्च की बात है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लेक्चर में, क्या बात करेंगे, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या है, एजुकेशन, सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं, जेंडर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट है ना, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का सीखने में क्या प्रभाव होता है, हमारे सीखने में समाज का और हमारे कल्चर का क्या प्रभाव होता है। जहाँ के कल्चर से आओगे बस आई तो सीखोगे, ठीक है। जेंडर का क्या प्रभाव है, पुरुष होने का क्या भाव है, पुरुष और मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर होने का या कुछ और होने का
क्या इम्पैक्ट है सीखने में? बिल्कुल है। इंडियन कल्चर में अलग प्रकार के सिस्टम है, वेस्टर्न कल्चर में अलग सिस्टम है, ठीक है, अलग अलग देश की अलग अलग प्रणालियां हैं, जेंडर को लेके मतभेद हैं, है ना, तो उसका इम्पैक्ट है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है ना। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है? समाज का और आर्थिक, हमारा पैसा होगा तो अच्छे से पढ़ पाओगे, सुख सुविधा नहीं होगी तो कहाँ से पढ़ेगा बेचारा। तो यह भी एक प्रभाव उसका। और लिंग्विस्टिक का, भाषा होने का, भाषा की अलग अलग भाषाओं का क्या इफेक्ट होता है। अब हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी जो समझता नहीं होगा तो बेचारा कैसे सीख लेगा हिंदी। जो अंग्रेजी समझता होगा उसके लिए अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, जो हिंदी समझता होगा इंग्लिश बोलना पड़ेगा उसके लिए, है ना। हिंदी वाले के लिए हिंदी बोलना पड़ेगा, कन्नड़ वाले के लिए कन्नड़, संस्कृत वाले के लिए संस्कृत, है ना। तो लेंगे भाषाओं की भी अलग अलग होने से भी शिक्षा में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कल इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद होगा आपका नेक्स्ट यूनिट में फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है।